अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी पर एक ऐसी खतरनाक जगह है जहाँ से 50 शिप्स, 20 से ज्यादा एयरप्लेन और हजारों लोग गायब हो गए हैं और आज तक इनके बारे में यह पता नहीं लग पाया कि यह कहाँ गायब हो गए, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, इस जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल, जिसे दुनिया डेविल्स ट्रायंगल कहकर भी पुकारती है, जहाँ जहाज पानी में और हवाई जहाज हवा में उड़ते उड़ते ही गायब हो जाते हैं। यह जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट रीजन में है, यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच में है। क्योंकि अभी यह तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। आखिर इसे बरमूडा ट्रायंगल क्यों कहा जाता है और उन कुछ रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानेंगे जो यहाँ पर रहस्यमय तरीके से हुई हैं। अक्सर आपने हॉरर मूवीज में देखा होगा कि कैसे समुद्री जहाज या हवाई जहाज गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर यह हकीकत में होने लगे तो लोगों की रूह कांप जाती है और फिर उस घटना को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आने लगती हैं। ठीक इसी तरह बरमूडा ट्रायंगल की भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हवाई जहाज, समुद्री जहाज सभी इंसानों सहित गायब हो जाते हैं। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इनके गायब होने के बाद इनका मलबा तक नहीं मिलता और न ही गायब हुए इंसानों की डेड बॉडीज मिलती है। आज तक यहाँ पर जितनी भी घटनाएं होती हैं, उनमें से किसी भी जहाज का मलबा तक नहीं मिला है और इसी वजह से बात होती है अलग अलग थ्योरीज की, जिनमें से कुछ पर यकीन करना आसान होता है तो कुछ पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी अटलांटिक महासागर में आता है। 1945 की एक घटना जिसके बारे में आज तक यह पता नहीं लग पाया कि ये सब कहाँ गायब हो गए। 5 दिसंबर 1945 को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बम्बर्स विमान फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। इस उड़ान का नाम दिया जाता है फ्लाइट 19। ये अपना एक डेली 3 घंटे का ट्रेनिंग मिशन करने निकले थे। यह कोई एक स्पेशल उड़ान नहीं थी, ये तो बस अपना डेली नियमित ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं, जिनको लीड कर रहे थे एक फ्लाइट लीडर। ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट है और वॉर वेटेरियर भी। ये 5 प्लेन उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। उस टाइम सब कुछ नॉर्मल था और मौसम काफी साफ था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से कंपास में प्रॉब्लम आ रही है। इनका कंपास काम करना बंद कर देता है। ये 5 प्लेन उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। उस टाइम सब कुछ नॉर्मल था और मौसम काफी साफ था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम आ रही है और इनका कंपास काम करना बंद कर देता है। इनके पास एक बैकअप कंपास होता है, ये उसको निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी काम नहीं करता और फिर इन्हें यह पता नहीं चल पाता कि ये कहाँ पर हैं। बाकी के प्लेन पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन करने लग रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर और कंपास खराब होने के बाद बहुत ही कंफ्यूजिंग से मैसेज सुनते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। इसके बाद मौसम धीरे धीरे बिगड़ता गया। शाम के 4:56 हुए थे। टेलर को लगता है कि उनके विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसके लिए अब उन्होंने ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करने के लिए कहा, वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो बाकी सारे प्लेन को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद हैं जिन्हें लगता है कि एक्चुअली में अभी ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, यानी कि बाकी क्रू मेंबर्स को शक है कि उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस लौटने के लिए। लेकिन वहाँ का मौसम लगातार बिगड़ता रहता है और सूरज ढल जाता है, साथ ही कुछ देर में अंधेरा हो जाता है। इस वक्त ये माना जाता है कि ये प्लेन वास्तव में 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा से। शाम के 7:40 पर ट्रेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और इसके बाद ये पांचों का पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और आज तक इन प्लेन के बारे में यह पता नहीं लग पाया कि यह कहाँ गायब हो गए। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। इसमें 13 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इस फ्लाइट का मिशन था फ्लाइट 19 को ढूंढना। यह ढूंढने निकलता है और ये भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, जो उस समय का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए निकलता है। लेकिन इन दोनों फ्लाइट का कुछ पता नहीं चलता। सबसे बड़ी दिलचस्प बात तो ये है कि ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की, न ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। 1888 में एक शिप जिसका नाम था एलन ऑस्टिन, ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क
जाने के लिए निकलता है। 2 से 3 दिन ट्रेवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम ग्रिफिन था, वो एक अनप्लान शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी पहुंच जाए। और यह शॉर्टकट बरमुंडा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरता था। लेकिन जैसे ही बरमुंडा ट्रायंगल का एरिया आता है तो कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बोट दिखती है, जो बिना किसी पैटर्न के बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इधर से उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की कम्युनिकेट करने की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। शुरू में तो यह लोग डर रहे थे। कुछ टाइम के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट में भेजा, यह चेक करने के लिए कि ये बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही। लेकिन उस बोट पर पहुंचने के बाद हर कोई शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो पूरी का पूरी बोट खाली थी। उस पर कोई भी नहीं था, ना तो कोई कैप्टन था, ना कोई क्रू मेंबर था और ना ही कोई पैसेंजर था। सारी चीजें उस बोट की सलामत थी, कोई डैमेज नहीं था। इसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये जो बोट है इसको अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर चलते हैं। वहाँ की जो अथॉरिटी होगी उसको इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही हो तो उसको ट्रैक किया जा सके। अब जब यह लोग बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क की तरफ लेकर चलते हैं तो एक बहुत ही भारी तूफान आता है और कुछ देर के लिए जो बोट थी वो गायब हो जाती है। और जैसे ही वो तूफान शांत होता है फिर से यह बोट दिख जाती है। लेकिन हर कोई इस बोट को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग इस बोट को न्यूयॉर्क लेकर जा रहे थे सारे के सारे गायब हो जाते हैं और जो बोट थी उसको कुछ भी नहीं होता। इसके बाद ये लोग बोट को वहीं पर छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क निकल जाते हैं। और नेक्स्ट डे हर तरफ यह कहानी फैल जाती है। एक और बोट थी जिसका नाम था मैरी सेलेस्ट। इसे 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए रवाना होना था। और ये जो शिप थी इसमें भी बहुत सारे लोग सवार थे। लेकिन जब ये शिप बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचता है तो उसके थोड़ी देर बाद ही ये गायब हो जाता है। इस शिप को रिसर्च टीम के द्वारा बहुत ढूंढा जाता है, लेकिन करीब 1 महीने बाद 4 दिसंबर 1872 को ये शिप तैरता हुआ मिलता है। यहाँ तक कि डिनर टेबल पर खाना ऐसा का ऐसा ही रखा मिला था। खाने की जो प्लेट थी वो भी एज इट इज पड़ी हुई थी, लेकिन कैप्टन, क्रू और पैसेंजर सब के सब गायब थे। इन सब लोगों का आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ये सब लोग कहाँ गए। कहा जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री लगभग 500 सालों से भी अधिक पुरानी है और यह अब तक लगभग 200 से ज्यादा छोटे बड़े जहाजों और 1000 से ज्यादा लोगों को अपने अंदर निगल चुका है। इसलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमुडा ट्रायंगल का ये एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था। कोलंबस समुद्र के रास्ते नई दुनिया की खोज में निकले थे। उन्होंने बताया कि जब वो इस एरिया में निकल रहे थे तो उनका कंपास अचानक काम करना बंद कर देता है और एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा, उन्हें एक बहुत ही बड़ी अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही थी और वो आग का गोला इन्हें आसमान में दिखा नीचे समुद्र में गिरता हुआ। यहाँ से शुरू होती है एक मिस्ट्री और आने वाली सदियों में इसे कई नाम दिए गए। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डम सरगासो ग्रेवयार्ड। ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18th और 19th सेंचुरीज में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो बरमुडा ट्रायंगल नाम था इसे पहली बार एक्चुअली में सिर्फ 1964 में ही इस्तेमाल किया गया। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल क्रूजन निकी कहते हैं कि बरमुडा की मिस्ट्री सॉल्व हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ कोई मिस्ट्री है ही नहीं। वो कहते हैं कि ये एरिया अमेरिका के करीब है जहाँ हाई नेवल ट्रैफिक होता है और यहाँ से जितनी शिप्स गुजरती हैं उस हिसाब से यहाँ कुछ एक्सीडेंट होना, कुछ शिप्स डिसअपीयर होना स्वाभाविक है। यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। जैसे दुनिया के किसी भी कोने में एक्सीडेंट के अलग अलग रीजन होते हैं जो एंड तक सोल्व नहीं होते, वैसे ही बरमुडा ट्रायंगल है। डिफरेंस बस यही है कि बरमुडा ट्रायंगल का हर एक्सीडेंट एक स्टोरी बनता है और बाकी दुनिया का नहीं। बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री एक जमाने में इतनी पॉपुलर मिस्ट्री बन गई थी कि इस पर कई किताबें लिखी गई, मूवीज बनाई गई, कई कंप्यूटर्स गेम्स बनाए गए और साथ ही बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर कई गाने भी लिखे गए। यहीं पर कुछ और घटनाओं की बात करें तो एक भयानक इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में। यूएसएस साइक्लोप जहाज को लेकर यूएस नेवी का उस समय का वन ऑफ द बिगेस्ट और वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप जो इन्होंने बनाया था। अमेरिका की नेवी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट एसेट था।